हाय दोस्तों। आज आप लोग का टेस्ट सेट नंबर 5 है। चूँकि मैंने टोटल AEDO का सेट 20 देने का वादा किया है, तो आज आप लोग का सेट नंबर 5 है। आप इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहली बात, अगर आप इसे जानते हैं तो पॉज करके इसका आंसर बताइए, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत की 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है? तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, क्योंकि बांग्लादेश और चीन और पाकिस्तान से 5 राज्य तो लगते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश नहीं लगते, ठीक है। चलिए, त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। देखिए, चारों तरफ नहीं, तीनों तरफ से होगा, तीनों तरफ से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भूटान और म्यांमार से भारत की 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। हाँ, भूटान और म्यांमार से 4 राज्य। देखिए, भूटान से जो शेयर करती है वो है वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ठीक है। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम भूटान से। और म्यांमार से जो करती है वो आप क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 आपका सही है, तो केवल 3 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उसे कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं? तो देखिए, एक ही समय में आपको लंबा और चौड़ा क्षेत्र में अगर फसल उगाई जाती है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रोपण कृषि। तो रोपण कृषि में कौन कौन आ जाता है? चाय, आपका कॉफ़ी और रबर, केला भी बोल सकते हैं और गन्ना भी। तो पूछेगा आपसे कि रोपण कृषि में कौन कौन आता है, तो चाय, आपका कॉफ़ी, उसके बाद केला, गन्ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम है, ह्यूमस की मात्रा कम है। और इस मृदा में मतलब मिट्टी में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तो देखिए, चाय और कॉफ़ी जो उगाई जाती है ना, वो तमिलनाडु में मोस्टली जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। याद रखिए, किसमें? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए याद रखिए। और सबसे ज़्यादा इसमें इस लेटराइट में जो है ना, निच्छालन सबसे ज़्यादा होता है, निच्छालन, याद रखिए। लेटराइट में निच्छालन मतलब भारी वर्षा बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विशाखापट्टनम एक भू अभद्र पत्तन है। देखिए, तो ये आपका सही है, वो विशाखापट्टनम एक भू अभद्र पत्तन है। चलिए, दूसरा बोल रहा है कि चेन्नई पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है। नहीं, चेन्नई पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन नहीं है, इसको बनाया गया है, ये कृत्रिम पत्तन है, मट आर्टिफिशियल है। ये आपका गलत है। चेन्नई पत्तन का पुटश्रय सबसे गहरा है। नहीं, चेन्नई पत्तन का पुट सबसे गहरा नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है? तो बृहद ट्रंक मार्ग, जिसको क्या बोलते हैं? बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है? तो बृहद ट्रंक मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहा जाता है। बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग को। मतलब जहाँ ना बहुत व्यस्त औद्योगिक, बहुत उस मार्ग में, उस समुद्री मार्ग में बहुत औद्योगिक हो रहा है, ठीक है। पूरा सप्लाई हो रहा है इसका, माल का, आवाजाही का, उस समुद्र में, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, परितंत्र की परिभाषा क्या है? मतलब कैसे किया जाता है परितंत्र की? तो इसका आंसर होगा बी, जीवधारियों का आपसी संबंध और पर्यावरण के बीच का संबंध को ही परितंत्र कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि नदियाँ के उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण में सही अवरोही क्रम बताइए। तो देखिए, सबसे ऊपर में जो है ये क्या है? चेनाब। क्या है? चेनाब। उसके बाद कौन है? रवि। उसके बाद रवि। और आपको नीचे यहाँ पे नर्मदा होगा, नर्मदा, फिर आपका ताप्ती, तब सबसे नीचे कावेरी होगा,
ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका यह होना चाहिए, सबसे ऊपर चेनाब, फिर राबी, उसके बाद नर्मदा है, फिर नीचे ताप्ती है, फिर आपका कावेरी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ये जो है कि महासागर का औसत लवण 31 है, नहीं, इसका 35% होता है। कितना होता है? 35%। मृत सागर का लवणता 310 है, नहीं, इसका कितना होता है? 340 से 45, 340 से 45 प्रति लीटर मृत सागर, याद रखिएगा। और मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक की सीमा बनाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मृत सागर जो है इजराइल, देखिए ये सागर में ना आप अगर डूबिएगा ना तो आप डूब नहीं सकते, क्योंकि इसमें इतना नमक है कि आप डूब ही नहीं सकते, चाहे कितना भी गहराई हो। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि मृत सागर के चारों तरफ कौन सा देश है? तो देखिए, एक तरफ इजराइल है, एक तरफ जॉर्डन है और एक तरफ फिलिस्तीन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब आपको ये मिलान करना है। तो देखिए, केसर चुपचाप जम्मू कश्मीर में बनता है, तो ए का 4 100% आंसर होगा। जहाँ ए का 4 है वहाँ मार दीजिए। तो देखिए, ए का 4 है तो चुपचाप ये आंसर टिक कीजिए, बाकी आप मिला लीजिए। बी का 3, तो काली मिर्च केरल, हल्दी महाराष्ट्र और जीरा राजस्थान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भूस्थेय उपग्रह मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? तो देखिए, सबसे पहले यह पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी में परिक्रमा करती है। हाँ, जो आपका उपग्रह है वो आपका पश्चिम से पूरब परिक्रमा परिक्रमा करता है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा बोल रहा है कि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। हाँ, लगभग बराबर होता है, याद रखिए। जितना परिक्रमा पृथ्वी करेगा उतना ही उपग्रह ही परिक्रमा करता है। चलिए, तीसरा है कि इसका कक्ष वेग 8 किलोमीटर है, नहीं, इसका जो कक्ष वेग होता है वो 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब 1 सेकेंड में 3 किलोमीटर ही ये घूमता है, क्या, पृथ्वी के चारों ओर। तो 8 किलोमीटर नहीं होगा, तो इसका आंसर जो है आपका क्या होगा? सी, याद रखें। और डी नंबर देखें, इस उपग्रह पृथ्वी से तल से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। याद रखिए, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर ऊपर रहता है जियो सैटेलाइट आपका। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 11 नंबर आपको पूछ रहा है कि बताइए कि सरल सूक्ष्मजीव आवर्धन की क्षमता क्या है? तो आप इसको एकदम रट लीजिएगा, प्लस तो होगा ही, प्लस तो होगा ही, लेकिन ऊपर डी होता है, नीचे एफ होता है। तो एम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, एम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। डी जो है इसका 25 सेंटीमीटर इसका माप होता है। चलिए, एफ आपका क्या है? फोकल लेंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो गलत कौन है? देखिए, नमी युक्त, जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, वायु की घनत्व शुष्क वायु घनत्व से कम होता है। तो देखिए, नमी युक्त का वायु घनत्व जो है ना, शुष्क वायु घनत्व से कम होता है, ये आपका सही है, ये आपका सही है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु ध्वनि की चाल अधिक होती है, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि शुष्क वायु का जो है चाल जो है नमी युक्त से अधिक होती है। तो शुष्क में चाल जो है, ध्वनि का चाल बहुत अधिक होता है और ह्यूमिडिटी में कम होता है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है और तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है। हाँ, ये भी आपका सही है। तो आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का चाल बढ़ता है और आर्द्रता घटने से ध्वनि का चाल घटता है। तो आंसर आपका इसमें क्या होगा? ये तीनों सही है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य बोल रहा है? तो इसका मतलब इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। याद रखिए, सूर्य जहाँ है उसके अपोजिट इंद्रधनुष बनेगा ठीक है। तो कह रहा है इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? तो देखिए, परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बॉल बियरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? तो देखिए, पहिए और धुरी के बीच संपर्क का वास्तविक क्षेत्र बनाना। देखिए, क्षेत्र का कोई मतलब नहीं है। जहाँ आपका जो है ना प्रभावी कम करता है
मतलब संपर्क को कम करता है उस वो आंसर होगा। तो देख लीजिए कहाँ है, जहाँ पहले कम है वहाँ हमारी या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन अब देखिए पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम करता है, तो आंसर क्या होगा, प्रभावी क्षेत्र कम करता है, ये होगा। ठीक है, वास्तविक क्षेत्र नहीं कम कर सकता है, वास्तविक तो वह रहेगा ही। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रभावी क्षेत्र कम करता है। देखिए 15 क्या है, एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरत्व क्या होगा। तो देखिए त्वरत्व होता है ए, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन हमेशा v माइनस यू बाई टी डालते हैं। क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो देखिए v कहाँ है, तो जो 20 किलोमीटर है ये आपका u इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और 50 किलोमीटर जो है आपका अंतिम वेलोसिटी, मतलब अंतिम स्पीड बोल सकते हैं। तो अंतिम क्या है 50, तो 50 मारिए, v बराबर 50, u बराबर क्या है 20, तो यहाँ 20 मारिए, और टाइम कितना है 10 सेकेंड। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, ये जो है ना ये किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो इसको हमको मीटर प्रति सेकंड करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा 50 गुना 20, सॉरी 50 गुना नहीं होगा, 50 माइनस 20 कितना हो गया 30, अब बटा कितना हो गया 10, अब गुना 5/18, 5 दूनी 10, फिर 2 से 15 को 15 से कट गया, और 15 से अगर 18 से डिवाइड करेंगे 15/18, तो आपका आंसर आएगा 0.38 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा 5/18 हम इसलिए गुना किए क्योंकि हमको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 में निम्न में कौन सा एटम मतलब अणु का भाग नहीं है। देखिए प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन फोटोन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोटोन। क्योंकि देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। ये पूरा एक क्या है, एटम, किसी भी चाहे कार्बन हो चाहे ऑक्सीजन हो, ये सब में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर का संबंध कौन सा सत्य है। तो देखिए सोडा वाटर अगर बन रहा है तो सोडा बन रहा है मतलब कैसा बन रहा है, अम्लीय बन रहा है। तो याद रखिएगा कि अम्लीय प्रकृति का होता है। याद रखिए जल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कर रहे हैं तो सोडा वाटर जो निकलता है तो वो क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, जिसको अम्लीय प्रकृति बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए टेफ्लॉन एंड डेक्रोन बहुलक है। हाँ बिल्कुल, टेफ्लॉन और डेक्रोन क्या है, बहुलक है। ठीक है, और प्राकृतिक रबर को आइसोप्रीन बोलते हैं। तो प्राकृतिक रबर को क्लोरोप्रीन नहीं आइसोप्रीन बोलते हैं, आइसोप्रीन। तो ये आपका गलत है। और नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। हाँ नियोप्रीन क्या है, एक संश्लेषित रबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा सत्य है, 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या है कि क्यूप्राइड जब भी होगा ये कॉपर का अयस्क होता है। क्या होता है, कॉपर का अयस्क। तो क्यूप्राइड किसका अयस्क है, कॉपर का। तो आंसर क्या है, कॉपर। याद रखिए कॉपर का, याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन पूछता है कि मैलेकाइट किसका अयस्क है। मैलेकाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका है, कॉपर का। मैलेकाइट किसका है, कॉपर का। याद रखिएगा अगर आपका कैल्शियम है तो कैल्शियम में जिप्सम, जिप्सम किसका अयस्क है, कैल्शियम का। जिप्सम या डोलोमाइट किसका अयस्क है, कैल्शियम का। मैग्नीशियम में आपको क्वेश्चन एक ही पूछेगा, मैग्नीशियम में एक कार्नेलाइट, क्या है, कार्नेलाइट, और आपका मैग्नेसाइट। ठीक है, चलिए सोडियम को तो सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हैं, बोरेक्स, बोरेक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्यूप्राइट का कॉपर। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए रदरफोर्ड जो है ना, रदरफोर्ड आपको परमाणु मॉडल दिया था, तो क्या बोल रहा है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। नहीं, काफ़ी ज़्यादा कैसे होगा, नाभिक का आकार तो परमाणु से छोटा होगा ना, तो ये आपका गलत है। तो यही गलत है, बाकी सब सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार घूमते हैं। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन होता है, ये सही। परमाणु के केंद्र धनावेशिक होते हैं। हाँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन
पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में रहता है, तो इसका मतलब कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव मतलब धनावेशी, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो यह होगा। और याद रखिए इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, इसके चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि ऋणात्मक है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक पर है। हाँ, नाभिक सबसे बड़ा होता है। अगर बोलेगा कि द्रव्यमान सबसे ज़्यादा भार किसका है, तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का है, उसके बाद प्रोटॉन का, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। तो ये तीनों रदरफोर्ड सही बोला था, लेकिन ये आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेप्टोन, क्या लिखा हुआ है, पेप्टोन और पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटॉन का उदाहरण है? तो देखिए इसका होगा वायुत्पन्न प्रोटॉन। देखिए वायुत्पन्न मतलब क्या है कि पेप्टोन और पेप्टाइड जो है ना, किसी दो प्रोटीन से बन के बना होगा, किसी दो प्रोटीन से बन के बना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, वायुत्पन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थि मज्जा, जिसको बोन मेरो बोलते हैं, इसी से आरबीसी इसी में बनता है, आरबीसी जो है इसी में बनता है, में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली का है? तो देखिए जो मूल कोशिका होता है ना, वही जो है अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कोशिका को शरीर में मरम्मत का काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि कोशिका झिल्ली में सुरक्षा और लाल रक्त कोशिका आरबीसी का निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक वसा के घुलनशील विटामिन कौन है? तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन जो है, विटामिन आपका ई है, ठीक है। याद रखिए लिपोफोलिक जहाँ आएगा वो विटामिन ई, याद रखिए क्या बोलेगा, विटामिन ई है, जो कि आपका प्रजनन क्षमता को मजबूत करता है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारण इबोला रोग का कारण है? तो देखिए इबोला रोग जो है ना मस्तिष्क में होता है, इसमें मस्तिष्क में होता है, और इसका मुख्य कारण है वायरस, वायरस के कारण इबोला होता है, ठीक है, वायरस के कारण इबोला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अपुष्पी है? अपुष्पी मतलब क्या, कि जिसमें फूल नहीं हो, जिस पौधे में फूल नहीं हो वो अपुष्पी है। तो टेरिडोफाइटा, कौन है, टेरिडोफाइटा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियां पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं? देखिए हरा पौधा सूर्य कितना प्रकाश लेता है, कितना प्रतिशत प्रकाश हरा पौधा सूर्य से लेता है? तो याद रखिए कितना प्रतिशत, 1%। कितना प्रतिशत, 1%। बाकी सब क्या है वो दूसरे बाहर चला जाता है, मतलब सूर्य फिर नहीं लेता है, पौधा सिर्फ 1% लेता है, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपा सतह है जो परागकण में फंसाकर रखता है? तो देखिए जो चिपचिपा आपका जो है सतह है जो फूल में, वो आपका वर्ती काग्र है। क्या है, वर्ती काग्र है, एकदम याद रखना, वर्ती काग्र है। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है वो क्या कहलाता है? तो आपको सीनोवियल, क्या, सीनोवियल। एक्चुअली क्या है ना कि जो भी जोड़ों, जैसे आपका घुटना हो गया, जैसे आपका एल्बो हो गया, आपका घुटना मतलब ठोना हो गया, तो ये सब जो है ना, ये सब एक जगह इसमें द्रव पाया जाता है। तो इस द्रव को जो बोलते हैं, या जो जोड़ी गति बनाता है उसको क्या बोलते हैं, सीनोवियल। क्या होता है, सीनोवियल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, नहीं 29 नंबर। निम्न में कौन सा गैसों में डिफ्यूजन दिखाता है? तो डिफ्यूजन जो है ना, अगर आप कमरे में परफ्यूम मार रहे हैं तो देखिए पूरा फैल जाता है परफ्यूम, ठीक है, जिसको सेंट बोलते हैं। तो तो ये आपका डिफ्यूजन दिखाता है, और कोई नहीं डिफ्यूजन दिखाएगा। चलिए आर्गेनल को ऑर्गेनल को उसके नाम से मिलाएं। तो जो भी ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और न्यूक्लियस है, ये सब किसका काम है, मतलब कौन कौन क्या काम करता है? तो पावर हाउस आपको बोले थे, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो ए का 3 जहाँ है वही आंसर होगा। तो ए का 3 यहाँ है और ए का 3 यहाँ है, तो दोनों में से कोई एक होगा। अब दूसरा मिला लेते हैं। बी का देखिए राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को बनाना। तो बी का 1 होना चाहिए, तो यहाँ बी का 2 है, यहाँ बी का 1 है, तो आंसर ए होगा, याद रखिए। अब बाकी मिला लीजिए। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेल है, सेल का कंट्रोल सेल में जो है मेन कार्य सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस ही है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि सौदारंग नंद किसकी रचना है? तो ये किसकी है? अश्वघोष की। किसकी रचना है? अश्वघोष की, याद रखिएगा। और इसका बुद्ध चरित्र भी, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र अश्वघोष की, सौदारानंद भी है और बुद्ध चरित्र भी। चलिए आगे बाणभट्ट की जो रचना है ये आपका हर्षचरित बाणभट्ट, हर्ष चरित्र, ठीक है। ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ये याद रखिएगा। भवभूति, तो भवभूति जयदेव, भवभूति जयदेव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जैसे आप कुछ कुछ याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सतसहित, सतसहित सरिता, सतसहित नृत्य नागार्जुन का है, सतसरिता नागार्जुन का है, ठीक है। नागानंद किसका है? नागानंद ये आपका नागानंद हर्षवर्धन का है, नागानंद हर्षवर्धन का है, नागानंद हर्षवर्धन का है। सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। अब देखिए दंडी दस कुमार, दस कुमार किसका है? दस कुमार किसने लिखा है? तो दंडी, दस कुमार किसने लिखा है? दंडी। मित्राक्षस, मित्रा राक्षस किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर, मित्रा राक्षस किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर, ठीक है। तो ये सौदारानंद आपको पूछा, तो इसका आंसर क्या होगा? अश्वघोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? देखिए सबसे पहले कुतुब मीनार का नींव जो रखा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश जो है, जो आपका है, वो कुतुब मीनार को पूरी तरह बनाया था। और जब कुतुब मीनार ध्वस्त हो गया, मतलब पहला ऊपर का 2 मंजिल खत्म हो गया था, तो फिरोज शाह ने उसको मरम्मत किया था। तो ये तीनों का योगदान है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का योगदान नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका गयासुद्दीन तुगलक। चलिए आगे बढ़ें। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो है आपका आंसर होगा लिच्छवी, क्योंकि वैशाली में जो है लिच्छवी वंश का योगदान था, वही जो है गणतंत्र वैशाली को बनाया था। अब अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ जो आदि ग्रंथ जो है, देखिए आदि ग्रंथ का जो रचना किया था वो अर्जुन देव किया था। कौन किया था? अर्जुन देव। तो ये कब किया था ये पूछ रहा है, तो 1604 में। कब किया था? 1604 में, याद रखिए। चलिए अगर आपसे, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पे हुआ था? देखिए जो प्रथम जैन सभा हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था, और जो सेकेंड हुआ था वो आपको वल्लभी में हुआ था। तो आपको प्रथम पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्रा। क्या होगा? पाटलिपुत्रा। और इसमें कौन किया था? अस्तुल भद्र, अस्तुल भद्र, ठीक है। कौन किया था? अस्तुल भद्र। और वल्लभी जी में किया था वो क्षमा श्रवण। कौन था? क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान जो है ये आपका कहाँ का है? तो मंत्रिपरिषद किस शासन के शासनकाल में संबंधित है? तो ये शिवाजी, याद रखिए। अष्टप्रधान किसका है? मराठा साम्राज्य का। अष्टप्रधान किसका है? मराठा साम्राज्य का, ठीक है। 8 सलाहकार था, सबका अलग था, जैसे पेशवा था, आपका मंत्री था, अमात्य था, सुमंत था, ऐसे करके था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, मौर्यकालीन अभिलेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त है? तो ये तो लौरिया नंदन में भी है, लौरिया अरिराज में भी, और रामपुरवा अभिलेख में, ये तीनों होगा। क्या आंसर होगा? तीनों होगा, याद रखिएगा। देखिए लौरिया जो नंदन है ये आपका पश्चिमी चंपारण में, कहाँ? पश्चिमी चंपारण। लौरिया अरिराज, अरिराज पूर्वी चंपारण, ठीक है। और रामपुरवा भी आपका पश्चिम चंपारण। तो लौरिया नंदन और रामपुरवा का है पश्चिम चंपारण, लौरिया अरिराज पूर्वी, ये सब जो है मौर्यकालीन अभिलेख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर सबसे पहले घटी। क्या घटा? तो देखिए सबसे पहले आपको गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। पूना समझौता जो है आपको 24 सितंबर 1932 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी जो है 23 मार्च 1931 को मिला था। और कांग्रेस का कराची जो अधिवेशन हुआ था वो आपको 26 से लेके 31 मार्च तक
हुआ था? मार्च 1931। तो आप मिला लीजिए कि सबसे पहले घटना कौन हुआ था। तो देखिए 32 तो होगा नहीं, सब पुनः समझौता, जो पहले आएगा 31, 31, 31, 31। और ये 23 मार्च है, भगत सिंह को फांसी। 26 से 31 मार्च पुनः समझौता हुआ था, सॉरी कराची समझौता हुआ था। इसका मतलब 5 मार्च 1930 गांधी इरविन समझौता सबसे पहले हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? तो देखिए ये कौन है? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर। देखिए मजमूदार बोला था, ना ही राष्ट्र विद्रोह है और ना ही देश हित का विद्रोह है, तो मजमूदार अच्छा से नहीं बोला था। अगर पूछेगा कि 1857 के विद्रोह में जो मेन लेखक कौन थे, जो, तो वो क्या बोलेगा? एसएन सेन। क्या बोलेगा? एसएन सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद को विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो देखिए 1853 के चार्टर अधिनियम में कि जनरल परिषद, गवर्नर जनरल के परिषद को विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। तो आंसर क्या होगा? 1853। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी में विधान परिषद का रचना हुआ था। विधान परिषद, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है विधान परिषद का जो रचना हुआ था वो किस चार्टर अधिनियम से हुआ? 1853 के अधिनियम से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि निम्नलिखित में भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नहीं सॉरी, प्रथम अगर वायसराय बोलेगा तो लॉर्ड कैनिन है, ठीक है। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिन, ये याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड कैनिन कब? 1858 के अधिनियम के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। तो देखिए किसान को फायदा जो है ना रैयतवारी में ही हुआ था। तो क्या बोल रहा है? किसान स्वयं भूमि का मालिक होगा, तो चुपचाप आप रैयतवारी मार दीजिए। क्या मारिएगा? रैयतवारी। 1792 में मद्रास में कर्नल कर्नल रीड कर्नल रीड जो है इसका स्थापना किया, मतलब इसको प्रथा को निकाला। तो रैयतवारी प्रथा, ठीक है। रोसे रीड रोसे रैयतवारी कब? 1792। इसमें देखिए किसान को फायदा होता था, बाकी जमींदारी माहलवारी इस सब में जमींदार को फायदा होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि 1921 के मोपला जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो चुपचाप क्या बोलिएगा? केरल। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल। मोपला विद्रोह क्या हुआ था? केरल। अब आया वुड डिस्पैच। देखिए वुड डिस्पैच 1854 में डलहौजी के काल में आया था। कितना? कब? किसके काल में? डलहौजी के काल में। क्या था वुड डिस्पैच? तो देखिए ये ना शिक्षा से लेकर था, याद रखिएगा कि भारतीय शिक्षा को बहुत व्यापक रूप देना था। तो क्या होता है? और याद रखिए वुड डिस्पैच को ही शिक्षा का मेगना कार्टा बोला जाता है। मेगना कार्टा, याद रखिए बहुत कुछ इसमें हुआ था। शिक्षा का मेगना कार्टा। और किसके काल में आया था? डलहौजी के काल में। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी। हाँ, सहायता ना बहुत कुछ हेल्प किया गया था इसमें। दूसरा, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी। हाँ, ये भी सही। शिक्षा के सभी स्तर पर अंग्रेजी के शिक्षण माध्यम के रूप में सिफारिश करना, नहीं अंग्रेजी के माध्यम नहीं, ठीक है, सब माध्यम होगा, ठीक है, याद रखिए सब माध्यम होगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2, केवल 1 और 2। चलिए अब देखिए हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की? तो हंटर कमीशन जब आया था तो अंग्रेज द्वारा लाया गया, तो अंग्रेज कुछ से कुछ लिखा था, कुछ से कुछ लिख दिया था, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो अंग्रेज जो है एक कमेटी बढ़ाया जिसको हंटर कमीशन बोला गया, और हंटर कमीशन अंग्रेज अपना पक्ष में ही बोलेगा। तो उसी के एवज में महात्मा गांधी बोले थे कि ये जो है ना पन्ने दर पन्ने निर्जर सरकारी लिपापोती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? देखिए सभी गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था, प्रथम द्वितीय और तृतीय, 1930 में प्रथम हुआ था, 1930 में प्रथम हुआ था, 1931 में द्वितीय हुआ था, और 1932 में तीसरा हुआ था। तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, और तीनों में याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया है। लेकिन अगर पूछेगा द्वितीय सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था,
तो आप क्या मारिएगा, महात्मा गांधी, MK गांधी जो है ये गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, चल। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारण है? देखिए, महात्मा गांधी जो है ना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है, याद रखिएगा, मिस्टेक हो गया हमसे। राजेंद्र प्रसाद गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, याद रखिएगा। एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी भाग लिए थे और किसी में भी नहीं लिए थे। आपको ये पूछ रहा है कि गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत पीछे निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कारण है? देखिए, तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण था कि अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का वापस करना। नहीं, ये नहीं होगा। खिलाफत अंग्रेजों द्वारा खलीफा का बहुत संख्या संधि थोपना। तो देखिए, ये जो है ना खलीफा, ये तुर्की में बैठता था। कहाँ? तुर्की में बैठता था। और तुर्की में जो है वो खलीफा का सरकार था, तो अंग्रेज वहाँ आक्रमण किया, तो अंग्रेज जो है खलीफा को जो है उस पर अत्याचार किया और उसको अलग करना चाहा। तो उसी समय जो है पूरा विश्व का जो है मुस्लिम ये खिलाफत भारत में खिलाफत आंदोलन के रूप में पूरा मुस्लिम खड़ा हो गया कि नहीं, हमारे खलीफा, तुर्की में जो खलीफा है उसके साथ गलत हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका अंग्रेज द्वारा खलीफा का बहुत सख्त संधि थोपना, यही खिलाफत आंदोलन इसी कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 आपका पता है, बिहार में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो चुपचाप आप पुर्तगाली मार्गे, क्योंकि कहीं भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आया था। निम्नलिखित में कौन सा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया? तो अपना मीर कासिम मुर्शिदाबाद से कब किया था? मुंगेर किया था। ठीक है, और क्यों किया था? अंग्रेज जो है जो भी कर ले रहा था या कुछ बंगाल में कुछ गलत गतिविधि कर रहा था, तो मीर कासिम क्या किया कि मुर्शिदाबाद से सीधे मुंगेर राजधानी कर दिया था। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह दमन एक कोह के क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, दमन एक कोह जो है ना संताल विद्रोह से हुआ था, 1855 में हुआ था। ये भागलपुर राजमहल के एरिया में हुआ था। ठीक है, इसमें मेन मुख्य नेता थे सिद्धू और कानू, याद रखिएगा। संताल विद्रोह में सिद्धू कानू और मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा, याद रखिएगा। इसको उगलान विद्रोह भी बोला जाता है, मुंडा विद्रोह, लेकिन यहाँ दमन एक कोह का क्षेत्र बोल रहा है, तो आप संताल विद्रोह मारिएगा। क्या मारिएगा? संताल विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया? 8 बार। कब? एक आपका 1968, फिर 69, फिर आपका 72, फिर आपका 77, 80, 95, 99 और अंतिम बार 2005 में हुआ है। ठीक है, तो टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। देखिए, गंगा जो है ना बिहार के 12 जो है जिला से होकर गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति शासन कितना बार लगा है? 8 बार। जिला परिषद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? तो जिला मजिस्ट्रेट को देगा। किसको देगा? जिला मजिस्ट्रेट को देगा। चलिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 53 है कि सूची है और उसको अनुच्छेद में सुमेलित कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय विशेष इजाज़त जो है ना आपका 136 है। तो अपीलीय विशेष इजाज़त कहाँ है? 136। तो ये आपका आंसर A का 4 होगा। देखिए, लेकिन उससे पहले आप ये पढ़ लिए, जो तदर्थ न्यायालय होता है ना वो 127 होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि तदर्थ न्यायालय, जहाँ तदर्थ है वहाँ 127 मार दी। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127। तो सी का 1, तो जहाँ सी का 1 है वही आंसर होगा। तो या तो सी होगा या तो डी होगा। और सुप्रीम कोर्ट का अपील विशेष अधिकार क्या बोले? 136। सुप्रीम कोर्ट का अपील क्षेत्र अधिकार 136। तो A का 4 होना चाहिए, तो A का 4 यही है। तो आंसर क्या होगा आपका सी। अब आगे देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय 129 होगा। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय क्या होगा? 129 होगा। और आपको ये भी बोले थे कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्याय क्या कब होगा? 215 अनुच्छेद के तहत। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय क्या होगा? 215 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो सर्वोच्च न्यायालय जो है
या सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना कब 129। और लास्ट में आपको 31 अनुच्छेद 131 बच गया, यह है सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो आंसर क्या हो गया आपका 4-2-1-3। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस भाग में केंद्र सरकार का प्रावधान है? तो केंद्र सरकार का प्रावधान 5 में है, याद रखें, 5 मुट्ठी में केंद्र सरकार नप गया। ठीक है, चलिए, और जैसे ही 6 आइएगा तो वो राज्य हो गया, भाग 6 आइएगा तो राज्य। भाग 5 क्या है आपका केंद्र सरकार, भाग 6 क्या है, ये राज्य है। ठीक है, भाग 7 जो है ना ये खत्म हो गया, इसको हटा दिया गया है। कब? 7वां संविधान संशोधन 1956 में, अब नहीं है भाग 7। और भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है। तो आपका आंसर क्या है, केंद्र सरकार से बोल रहा है तो भाग 5। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 55, वित्त आयोग में शामिल कौन कौन है? तो एक अध्यक्ष हुआ और 4 सदस्य होता है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी वित्त आयोग जो है अनुच्छेद आर्टिकल 280, आर्टिकल 280, पंचायत राज संस्थानों से जुड़ी निम्नलिखित समितियों का विचार किए। देखिए पंचायत राज, ये सभी पंचायत राज से जुड़ी है, लेकिन कार्यकाल मतलब कब कब कौन है? देखिए बलवंत राय जो है ना ये आपको 1957 में आया था। क्या? बलवंत राय, यही त्रिस्तरीय दिया था कि पंचायत जो है ना त्रिस्तरीय होना चाहिए। अशोक मेहता 1977 में आया था, ये बोला था कि पंचायत जो है ना द्विस्तरीय मतलब 2 स्तर होना चाहिए। एलएम सिंघवी जो है ना पंचायत को बोला कि संवैधानिक दर्जा दीजिए, क्या? संवैधानिक दर्जा दीजिए। ठीक है, तो सिंघवी जो है 1986 में आया था। ठीक है, अब आपका GV के राव समिति, ये आपका कब हुआ था? 1985। GV के राव समिति कब आया था? 1985। तो आप कालक्रम देख लीजिए, तो सबसे पहले देखिए 57 है तो आंसर डी पहले आएगा, तो जहाँ डी है वही आंसर होगा, या तो डी यहाँ होगा या तो डी यहाँ होगा, तो दोनों में डी है। तो आगे देख लेते हैं, 57 के बाद क्या है? 77, तो बी, तो डी के बाद बी होना चाहिए, तो डी के बाद बी है, डी के बाद बी, मतलब अभी भी या तो बी होगा या तो सी होगा। लेकिन अब देखिए कौन है, पहले 85 है तब ना 86 है, तो मतलब सी है तब ए है, मतलब सी GV के राव 85 में है, तब जाके 86 LM सिंघवी होगा, तो सी ए होगा। तो ए यहाँ AC है तो ये तो नहीं होगा, ये सी है तो सी ए, तो आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अल्पसंख्यों को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? तो अल्पसंख्यों को जो है भाषाई और धार्मिक आधार पर किया गया है। याद रखिएगा, अल्पसंख्यों को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? तो भाषाई और धार्मिक आधार पे। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो है ना अनुच्छेद आर्टिकल 29 और 30 जो है ना ये आपको शिक्षा के संबंधित अल्पसंख्यक अधिकार को एक अधिकार दिया गया। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे हैं? देखिए अगर सबसे कम बोलेगा तो आप डॉक्टर जाकिर हुसैन करेगा। क्या सबसे कम बोलेगा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका 67 कार्यकाल 1967 से 69 तक था। चलिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में विधि आयोग के अध्यक्ष MG शीतलवार थे। कौन थे? MG शीतलवार। कौन थे? MG शीतलवार। चलिए, राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को निम्न शक्तियां संबंधित अधिकार प्रदान है। देखिए संवैधानिक प्रमुख जो राज्यपाल है, राज्यपाल को कौन सा शक्ति प्रदान है? तो देखिए विधायिका का, कार्यपालिका का और न्यायपालिका, इसका मतलब तीनों शक्ति प्रदान है। ठीक है, आपको तीनों शक्ति प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 61 आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोरवाला समिति की संतुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हुआ। हाँ, गोरवाला समिति ही बैठा जिसके कारण भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955। अब आपका बोल रहा है दूसरे नंबर कि 6 वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। हाँ, 6 वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1980 में हुआ था, 15 अप्रैल। तो आपका दोनों सही है, आपको दोनों आंसर सही। निम्नलिखित
निम्नलिखित उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन सुधारने में सक्षम नहीं है? तो देखिए, आपको बोल रहा है कि कौन जो है जो कि भुगतान संतुलन को सुधार नहीं सकता है। तो देखिए, इसका आंसर होगा निर्यात पर अधिक कर लगाना। अगर आप निर्यात पर अधिक कर लगा दीजिएगा तो आपका भुगतान संतुलन में सुधार नहीं होगा। ठीक है, बाकी आयात प्रतिस्थापित नीति को बढ़ावा दीजिए, रुपये का अवमूल्यन कीजिए, आयातों पर अधिक कर लगाइए, तो आपका भुगतान संतुलन बना रहेगा। लेकिन निर्यात से कोई भुगतान संतुलन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। रेपो रेट का तात्पर्य क्या है? देखिए, रेपो रेट क्या होता है कि जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक जो है वाणिज्य बैंक को पैसा उधार दिया जाता है। तो रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को पैसा उधार, अगर आरबीआई जो वाणिज्य बैंक मतलब या तो एसबीआई हो गया या तो पीएनबी हो गया या कोई भी बैंक है, अगर आरबीआई इस सब को पैसा दे रहा है तो उसको बोला जाता है रेपो रेट। याद रखिएगा, आरबीआई कुछ पैसा ऋण वाणिज्य जो पीएनबी एसबीआई को दे रहा है इसको बोला जाता है रेपो रेट। और अगर पीएनबी या एसबीआई या कोई भी वाणिज्य बैंक आरबीआई को पैसा दे रहा है तो उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो आपको सिर्फ रेपो रेट पूछ रहा है, तो रेपो रेट मतलब आरबीआई पैसा देगा वाणिज्य बैंक को, तो रिजर्व बैंक द्वारा किसको दे रहा है? वाणिज्य बैंक को पैसा उधार दिया जा रहा है। तो ये आपका याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है। 64 नंबर आपका क्वेश्चन है कि चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब आया था? तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में हुआ था। देखिए, 1993 में ही बम कांड हुआ था, तो मानव का हनन हुआ था ना, मुंबई बम कांड। तो ऐसे ट्रिक याद रखिए। अब आपका सतर्कता जो है आपको 1964 में हुआ था। सतर्कता क्या है? 1964 में स्थापना हुआ था। तो देखिए, एक का 4 है, तो जहाँ एक का 4 है वही आंसर होगा। तो एक का 4 यहाँ दोनों में है, तो आंसर बी हो सकता है या तो सी हो सकता है। और केंद्र सतर्कता जो है बी का यहाँ 3 है, 1964 में स्थापना। तो बी का 3 है, तो इस दोनों में भी, इसमें भी बी का 3 है। तो इसका मतलब अब आगे देखना पड़ेगा। प्रवर्तन निदेशालय का गठन जो है आपका 1956 में हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय, एक्चुअली इसी को ईडी बोलते हैं, ईडी। ठीक है, तो ये 1956 में। तो इसका मतलब सी का 1 है, सी का 1 है, तो जहाँ सी का 1 है वही आंसर होगा। ये देखिए, ये सी का 2 है लेकिन ये सी का 1 है, तो आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि यहाँ सी का 1 है। अब जो बचा केंद्र अन्वेषण ब्यूरो, 1963, केंद्र अन्वेषण ब्यूरो 1963, जिसको सीबीआई बोलते हैं। तो सीबीआई का स्थापना 1956, ईडी का स्थापना सीबीआई का स्थापना 1963, ईडी का स्थापना 1956, और सीबीसी केंद्र सतर्कता ब्यूरो का स्थापना 1964, और मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? वानिकी और मत्स्य पालन। देखिए, ये बिल्कुल सही है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? वानिकी, और टोटल 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। एक चतुर्थ क्षेत्र भी होता है। तो जो भी तकनीकी कौशल, कोई भी कुछ नया चीज़ हो रहा है तो वो आपको चतुर्थ क्षेत्र में आता है, ये तो सही है। अब देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र, खनन और उत्खनन। देखिए, खनन और उत्खनन जो है ना, ये आपका द्वितीयक क्षेत्र में नहीं होता है। ठीक है, ये भी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ये 2 आपका गलत है। देखिए, द्वितीय क्षेत्र में जो आता है वो आता है जैसे कि निर्माण कुछ कर रहे हैं, आपका जल हुआ, आपका विद्युत हुआ आपूर्ति, या विनिर्माण कर रहे हैं, तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र में। लेकिन खनन और उत्खनन जो है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ये द्वितीय क्षेत्र नहीं आता है, तो ये आपका गलत हो गया। तृतीय क्षेत्र रियल इस्टेट, हाँ भाई, तृतीय क्षेत्र रियल इस्टेट। तो 1, 2, 1, 3 और 4 आंसर होगा। क्या होगा? 1, 3 और 4। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजी जो है, इसका स्थापना कब हुआ था, या पहली बार भारत में कब आरंभ हुआ था? 2000। कब? 2000। और सबसे पहले कहाँ? गुजरात के कांडला में, चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 आपका कह रहा है कि भारत में राष्ट्र आय की आंकड़े वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आधारित। हाँ भाई, राष्ट्र आय जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है।
ये बिल्कुल सी एस है। कौन आधारित करता है? सी एस ओ। कौन आधारित? सी एस ओ, सेंट्रल स्टैटिकल फोर्स। ठीक है, अब देखें, अब जो है सी एस ओ और एन एस एस ओ को मिला के एक एन एस ओ का स्थापना हुआ है। अब ये न्याय करता है। और दूसरा नंबर बोल रहा है कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार केंद्र सांख्यिकी कार्यालय मतलब सीएसओ जो बोल रहा है और राष्ट्रपति दर्ज सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ को विलय कर दिया गया और बाद में क्या बनाया जाएगा? एनएसओ, जो आपको अभी जस्ट पढ़ाए थे की स्थापना की। तो इसका मतलब ये दोनों सही है। तो याद रखिएगा, राष्ट्र आय जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ए तब जाके एम, ए से अप्रैल, फिर बी से एम से मार्च। तो कथन आपका एक और दोनों सही। 68 आपका कह रहा है कि निष्पाद स्फीति, जिसको स्टैगफ्लेगनेशन होता है। देखिए, एक इन्फ्लेशन होता है और एक स्टैगफ्लेगनेशन होता है कि स्थिति क्या होती है, कौन सी विशेषता पाई जाती है, क्या स्थिति इसमें होता है। तो देखिए, शून्य आर्थिक समृद्धि, वृद्धि नहीं हो रहा है, शून्य होता है। उच्च बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी और वस्तु की कीमत में पूरी तरह वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? स्टैगफ्लेशन। देखिए, अगर सिर्फ वस्तु में वृद्धि, अगर पैसा बहुत ज़्यादा है आपके पास तो सबके पास अगर ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो सब ब्रेड खरीदने लायक हो जाएगा, तो ब्रेड का दाम बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि महंगाई अगर सिर्फ बढ़ रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? अविस्फीति, स्फीति, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन सब कुछ हो रहा है, शून्य आर्थिक हो रहा है, उच्च बेरोजगारी हो रहा है, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रहा है, तो ये आपका स्टैगफ्लेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए, पीर अली। पटना में 1857 का विद्रोह पीर अली के थे, याद रखिएगा। पीर अली का पटना सिटी में, पटना सिटी में, उस समय पटना सिटी नहीं था, पूरा पटना ही पटना सिटी पटना था, पटना सिटी हुई तो पीर अली हुआ। चलिए, बिहार में साइमन कमीशन पटना कब आया? तो 12 दिसंबर 1900, देखिए 12 दिसंबर तो है लेकिन यहाँ 1928 में आया था, तो आंसर क्या होगा? ए, आपका बी नहीं होगा। ठीक है, तो 12 दिसंबर 1928 साइमन कमीशन कब आया था? बाहर 12 दिसंबर 1900। और अनुग्रह नारायण, अनुग्रह नारायण एन कॉलेज अभी है, इसी के नाम पे है। अनुग्रह नारायण सिंह जो है इसका जो है नेतृत्व किया था, विरोध किया था साइमन कमीशन, तो बोलते साइमन कमीशन को। और अमृतसर में कौन किया था? अमृतसर में लाला लाजपत राय, और इसी के समय लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी। ठीक है, और लाला लाजपत राय ये बोले थे कि एक एक लाठी का बदला लिया जाएगा। मुंगेर में बढ़ैया ताल है, मुंगेर में क्या है? बढ़ैया ताल में। तो बढ़ैया ताल आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो मुंगेर में बढ़ैया बसक्त भूमि की वापसी की मांग, बकस्त भूमि की वापसी की मांग। कौन इसमें हेड था? कार्यनंदन शर्मा। कौन था? कार्यनंदन शर्मा। ठीक है, कार्यनंदन शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो 1934। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934। पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र नरेंद्र देव, ये इंपॉर्टेंट है। और सचिव कौन थे? सचिव हमारे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, याद रखिए। चलिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण। बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन 1937 में किसके नेतृत्व में किया था? तो श्री कृष्ण सिंह। 20 जुलाई को 1937 को कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे या नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। आगे है कि बिहार का राज्य वृक्ष, ये तो पीपल है, इसमें पूछने वाली बात है। बिहार का राज्य वृक्ष तो पीपल है, याद रखिए। और चिन्ह बोलेगा, चिन्ह बोलेगा तो बौद्धि वृक्ष, चिन्ह बोलेगा तो बौद्धि वृक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपका है कि बिहार में प्रवेश करने के बाद सोन नदी जो है अंततः विलीन होती है तो कितने जिले पार करती है? देखिए, बिहार में जो है सोन नदी टोटल 5 जिला को, अगर गंगा बोलेगा तो टोटल गंगा नदी 12 जिला को पास करती है और सोन नदी 5 जिला को पास करती है। ठीक है, चलिए आगे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। तो देखिए, कर्मनाशा, तो नाश दिया चौसा, नाश दिया चौसा, तो ए का 4 100% होगा। और देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, कोसी जो है कुर्सेला, कोसी कुर्सेला, तो डी का 3 भी होगा। तो
तो ए का 4 तो होगा ही, और डी का 3 होगा, तो डी का 3 इसमें ही है, डी का 1 ये है, तो इसका मतलब ए गलत हो गया, आंसर होगा आपका बी। चलिए अब देख लेते हैं गंडक जो है आपका सोनपुर, गंडक सोनपुर और बूढ़ी गंगा खगड़िया, बूढ़ी गंगा खगड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी मिलान कीजिए। अभी जस्ट आपको बोले थे कि सोना जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, जमुई में। सोना नहीं पता है, चुपचाप आप सोना याद रखिए कि सोना। अब डी का जहाँ 3 है वही आंसर होगा, तो देखिए डी का 3 ये दोनों में है, तो या तो सी होगा या तो डी होगा। अब देखिए एक चीज़ और आपको बताए थे कि पायराइट जो है ना, ये आपको रोहतास में, ये भी आपको बताए थे। तो पायराइट तो ए का 2 होना चाहिए, तो ए का 2 इसमें है, ए का 2 इसमें नहीं है, तो आंसर क्या होगा, सी। तो 2 1 4 3 यही होगा। तो बी का 1 निकाल दीजिए, तो बी का 1 गेलना, गेलना कहाँ है, बांका में। एबेस्टस कहाँ है, तो मुंगेर में। एबेस्टस कहाँ है, मुंगेर में। तो पायराइट रोहतास, गेलना बांका, एबेस्टस मुंगेर और सोना 77। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का अक्षांश विस्तार। देखिए 24 20 10, क्या 24 20 10 और 27 31 15, 27 31 15, ठीक है। ये जो आपका है देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 और 88 17 40, ये आपका है, ये ये देशांतर का विस्तार है। आपका अक्षांश का बोल रहा है, तो अक्षांश का 24 20 10 से लेकर 27 31 15 उत्तरी अक्षांश, 24 20 10 से 27 31 15 उत्तरी अक्षांश। और ये क्या होगा, 83 19 50 से लेकर 88 19 50 से लेकर 88 17 40, ये आपका क्या है, ये देशांतर है। याद रखिएगा ये बिहार का अक्षांश विस्तार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। देखिए राज्य विधान परिषद आपको पढ़ाए थे कि टोटल जो है ना, ये लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है, आम लोगों के द्वारा नहीं, एक स्पेशल इसका होता है। जैसे कि अगर टोटल अगर 6 बात करें, तो देखिए 1/3 जो है ना, ये कौन करता है, जो है जिला परिषद करता है, जो म्यूनिसिपल में है। 1/3 आपका ये विधान सभा वाला करता है, तो इसका आंसर तो 1/3 होगा, 1/3 विधान सभा के सदस्य करते हैं। और 1/12 जो है आपका, जो ग्रेजुएशन कर चुका है, 3 साल हो गया है उसका ग्रेजुएशन, और वो जो है 1/12 वोट, उसका वोट 1/12 के बराबर है। और 1/12 जो हमारा टीचर है, जो हमारा टीचर है वो 1/12 देगा। और लास्ट में आपका राज्यपाल जो है, राज्यपाल का जो है 1/6 भाग है, राज्यपाल का 1/6 भाग। तो टोटल देखिए जोड़िए, टोटल आपका 1 आ जाएगा। देखिए 1/3 1/3 1/3 1/6 1/12 1/12 1/6 और 1/6 1/6, ये टोटल 1/3। और 1/3 1/3 1/3 जोड़ के कीजिए तो आप टोटल 1 होगा। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख रहे हैं विधान परिषद है, आम लोग इसको चुनाव नहीं करता है, कुछ स्पेशल लोग कर रहा है। देखिए म्यूनिसिपैलिटी लोग कर रहा है, ये विधानसभा का सदस्य मतलब एमएलए कर रहा है, एमएलसी का चुनाव हो रहा है, जिसमें नीतीश कुमार चुने गए थे। तो नीतीश कुमार को कौन कौन चुना था, म्यूनिसिपल चुना गया था, विधानसभा के सदस्य 1/3, एमएलए चुना था, ग्रेजुएशन 1/12, टीचर 1/12 और टीचर का 1/12 और राज्यपाल का 1/6, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में है, 171 अनुच्छेद, याद रखिए 171 अनुच्छेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये तो सब कोई जानता है कि बिहार विधानसभा के रामदयालु सिंह। अब आपका क्वेश्चन करंट अफेयर कि किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातुक्रम अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिक हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो ये कौन होगा, भारत हैवी लिमिटेड, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BHEL, याद रखिएगा। तो रडार डोम BHEL किसके साथ, तो रक्षा धातुक्रम प्रयोगशाला। कौन सा संगठन रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय संगठन है। तो पिछले सेट में भी हमने किया था एजुकेशन गर्ल, ठीक है, ये कहाँ का है, राजस्थान का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में किस कंपनी ने भारत के पूर्वी तट, देखिए
पूर्वी तट कौन हो गया? ये आपका हो गया पूर्वी तट। तो पूर्वी तट पर विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड शिपयार्ड पर विकास संभावना को पता लगाने के लिए मार्गदर्शन तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु यहाँ पर है, के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। तो ये क्या हो जाएगा? मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। चलिए 84 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में सांख्यिकी और कार्य मंत्रालय एमोस एसपाई द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान आया। 2011 में 44 था, तो 2023 में कितना होगी? तो 2023 में आपका 25, 2023 में आपका 25। हाल ही में निम्नलिखित में से किस रक्षा लेखा मंत्रालय लेखा महानियंत्रक मतलब CGDA का पदभार संभाला? तो ये कौन था? विश्वजीत सहाय। कौन था? विश्वजीत सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में कौन भारत का 90वां शतरंजा ग्रांड मास्टर बना? तो ये को होगा इलमपर्थी अलवापुट्टी रवि कुमार। बहुत बड़ा नाम है, बस 90 याद रखिएगा। ये ग्रैंड मास्टर शतरंज में खेला जाता है, ठीक है। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद। ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के इलुमपर्थी अलवापुरम रविकुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। तो देखिए इसमें जो है ना बोल रहा है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में कौन सा गलत है। तो देखिए इसमें स्टूडेंट और रिसर्च एक डिजिटल पोर्टल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। हाँ ये बिल्कुल सही है। इसका संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है। ये भी आपका सही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपया का बजट आवंटित, केंद्र सरकार 6,000 करोड़ इसमें खर्च करेगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो ये भी आपका सही है। तो आपको बोल रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो आपको गलत है। ये आपका तीनों सही है और आपको यहाँ पर असत्य बोल रहा है, तो कोई भी गलत नहीं है, तो उसमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 88 कह रहे हैं कि किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 में सुधारों का वर्ष घोषणा किया? तो देखिए ये रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने ही सुधारों का वर्ष घोषित किया, ठीक है। चर्चा में रहा विलो नामक अत्याधिक क्वांटम कंप्यूटर चिप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए ये जो है गूगल के द्वारा, वीवो गूगल याद रखें। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड। कहाँ किया गया? उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025 में कार्य में चुना गया? तो देखिए तीनों पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, ये तीनों जो है संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य चुना गया। कब से कब तक? सिर्फ 1 साल, 25 और 26। तो ये आपका तीनों याद रखिए। एक और है आपका डेनमार्क भी है और ग्रीस भी है, डेनमार्क भी है और ग्रीस भी है। तो टोटल 1 2 3 4 और 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 आपका कह रहा है कि नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, सबसे बड़ा टेलीस्कोप है याद रखें, पृथ्वी से बड़े एक एक्सोप्लैनेट मतलब प्लैनेट ही एक टाइप का जैसे पृथ्वी उसी तरह को पता लगाया जो रहने योग्य क्षेत्र है। देखिए अब पृथ्वी के बाहर भी एक जगह रहने योग्य मिल गया है जिसमें जीवन सहायता परिस्थिति होने की संभावना है। तो इस एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? K2-18b। K2-18b क्या है? K2-18b। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 93 आपको बोल रहा है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा जारी खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए गुकेश डी मतलब डी गुकेश को शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2024 में मिला। हाँ भाई 2024 में इसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर जी ने अर्जुन पुरस्कार श्रेणी में सम्मानित मिला। हाँ सम्मानित किया गया, से अर्जुन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया। तो ये दोनों आपका सही है। और तीसरा देखते हैं सुश्री मनु भाकर जी को ओलंपिक में निशानेबाजी में 2 पदक जीते। तो देखिए ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। आंसर क्या होगा आपका 1 और 2, ठीक है। चलिए अब आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में 94 पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन चुनिए। देखिए दुबर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला। हाँ दुबर नागेश्वर रेड्डी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला चिकित्सा के लिए। आपको बोल रहा है कि 2025 में
कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। हाँ भाई, जिसमें पद्म विभूषण 7 लोग को मिला, पद्म भूषण 19 को और पद्मश्री 113। ये आपको तो बिल्कुल सही है, ये दोनों आपका सही। और सी नंबर, पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिला और 13 व्यक्ति को मरणोपरांत मिला। गलत। देखिए, इसमें टोटल 23 महिला को मिला था और 13 व्यक्ति को मरणोपरांत मिला था, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन 25 महिला को नहीं, 23 महिला को मिला था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कौन है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी। देख लेते हैं, पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के कुल 7 व्यक्ति को सम्मानित किया गया था। हाँ, बिहार में पद्म पुरस्कार में टोटल 7 व्यक्ति को सम्मानित किया गया था। 95 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं जो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सत्य कथन चुनिए। तो देखिए, इसमें ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा उपयुक्त में से सभी कथन मारने का, क्योंकि डाटा एक्चुअली जल्दी याद नहीं रहता है। देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वनावरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। हाँ, बिल्कुल सही। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनाधार, सबसे ज़्यादा वनावरण मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। वन स्थिति रिपोर्ट 2027 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र मतलब पूरे भारत का 21.76 जो है, ये आपका क्या है? वन क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 96। तो 96 में आपको बोल रहा है कि बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो 3 मार्च 2025। ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछा है क्योंकि एक नया बजट आ गया है, ठीक है, लेकिन तब पर भी आप याद रखिए। 97 बोला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य में कौन है? तो बिहार जो है दूसरा सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है, मतलब कि पूरे भारत राज्य में बिहार जो है दूसरा सबसे ज़्यादा विकास कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वृक्षापन सहित कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो 99,102। ये देखिए 4 भी है, यहाँ 2 है, याद रखिए ये आंसर होगा 9,902.66 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे क्वेश्चन, बिहार में गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभयारण्य बना। तो ये कहाँ बना? गोपालगंज में। गंडक नदी गोपालगंज के किनारे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 आपका अंतिम क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष के बाद बिहार की झांकी निकली गई, ठीक है। तो घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया। ये घोड़ा कटोरा जलाशय कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? तो राजगीर में। चलिए क्वेश्चन आपका खत्म हो गया और इसी के साथ आपका ये 5 टोटल सेट खत्म हो गया। टोटल 20 सेट आपको देना है, तो धीरे धीरे आपको 5 से 6 से 7 दिन के अंदर आपको टोटल 20 सेट कंप्लीट होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।